हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 7 की एसएसटी की वीडियो रहने वाली है। हिंदी मीडियम हो या आप इंग्लिश मीडियम हो, आप दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। रिवीजन के लिए वीडियो बनाई जा रही है। 7वीं क्लास के जितने बच्चे हैं इसे जरूर देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, फाइनल टर्म में जो अब आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपके चैप्टर्स है वो कौन कौन से आ रहे हैं ये आपको पता होगा। पहले हम जियोग्राफी की बुक ले रहे हैं, अगर टाइम मिला तो मैं और भी बुक्स आपके लिए लेकर आऊँगा समझाने के लिए, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं ये वीडियो कैसी रहती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और खूब मन लगा के आपको पढ़ना है, एक एक चीज डीपली करनी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो देखो, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है, चैप्टर 5 आ रहा है और चैप्टर 6 आ रहा है। जितने भी दिल्ली के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा बता रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमारा चैप्टर है पर्यावरण। अगर आपसे पूछ ले कि पर्यावरण या एनवायरमेंट किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? बोलोगे जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है ना, विच इज इन अवर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरमेंट। जो भी हमारे चारों ओर है उसे एनवायरमेंट कहते हैं। विच इज इन अवर सराउंडिंग इज कॉल्ड अवर एनवायरमेंट, ठीक है। ब्रीफली बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समरी में समझाऊंगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पर्यावरण के घटक कौन से हैं, अगर आपसे पूछेगा कि जो कॉम्पोनेंट है ना ऑफ एनवायरमेंट के वो कौन से हैं, तो एक होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन मेड, एक होता है ह्यूमन खुद। तो 3 होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लेगा ना पर्यावरण के घटक कौन से हैं एमसीक्यू में, तो 1 2 3 ये 3 होते हैं। और चौथे वाला बोलेगा कि तीनों, तो तीनों होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि जो नेचुरल है ना, नेचुरल में क्या क्या आता है, तो एक आता है एयर, जिसे बोलते हैं एटमोस्फेयर। अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ले एटमोस्फेयर किसे कहते हैं, द एयर इन अवर सराउंडिंग दैट इज एटमोस्फेयर। द वाटर इन अवर सराउंडिंग इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर है ना वो हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल। अगर आपसे पूछेगा जलमंडल में क्या क्या आता है, बताओ जलमंडल में क्या क्या आता है, क्योंकि उसी को घुमा के पूछ देगा। जलमंडल में आप बता देना सर जलमंडल में नदियां आती है, तालाब आते हैं, पोंड आते हैं, रिवर आती है, ठीक है, लेक्स आती हैं। और वायुमंडल में आपसे क्या पूछेगा, तो वायुमंडल में तो एटमोस्फेयर बताओगे और वायुमंडल में आप सारी लेयर बता दोगे, ठीक है। ये जो आपका सेकंड ये जो चैप्टर है आपका, दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, जब आपसे वायुमंडल के बारे में पूछेगा डीपली तो आप ये पूरी लेयर बताओगे, ठीक है, ये जो होती है, ठीक है। वायुमंडल में ये सारी आपको लेयर्स याद करनी है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है पिक्चर तो आपकी बुक होगी, नहीं तो ये देखो, वायुमंडल 5 होती है, वायुमंडल की परतें 5, इंग्लिश में देखो 5 लेयर होती हैं, 5 लेयर। पहली ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। लाइन से लगाने को दे सकता है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। एरोप्लेन हम कहाँ उड़ा सकते हैं, देख लो, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर इसमें, ठीक है। ये ऐसे डीपली पूछता है क्वेश्चन, समझे मेरी बात। ये देख सकते हो आप, माउंट एवरेस्ट कहां पर है, चाइना में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में, कहां पर है, नेपाल में। कहां पर है, नेपाल में, हाँ है ना, ठीक है। हवाई जहाज ये कौन से मंडल में है। अब देखो थोड़ा और डीपली पूछेगा तो सौरमंडल जिसमें हम है ये कहां तक है, 13 किलोमीटर तक, जिसमें जीवन है, ठीक है। समताप मंडल 50 किलोमीटर, ठीक है। मध्यमंडल 80 किलोमीटर, वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर। ये डीपली आपको पता होना चाहिए। और बहिर्मंडल बाकी का बाहर का जितना भी है, पतली परत होती है हवा की, और इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, ये रहा, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कितने किलोमीटर है यहाँ पर सारा मेंशन किया गया। ट्रोपोस्फीयर 13 किलोमीटर है, स्ट्रेटोस्फीयर 50, फिर उसके बाद थर्ड लेयर कौन सी है, 80, फिर थर्मोस्फीयर में कितना आ जाएगा आपका, 80 से 400, और फिर इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाते हैं एक्सोस्फीयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है आपको एक एक चीज, समझे मेरी बात, समझ में आ गया। चलो अब वापिस चलते हैं उसी चैप्टर को जिस चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे थे, ठीक है। तो देखो जो चैप्टर का लिंक है ना, मैं लिंक के तरीके से पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको मैं जो बताना चाहता हूँ समझ में आ रहा है कि एटमोस्फेयर हवा से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोस्फीयर पानी से जुड़ा हुआ है, लिथोस्फीयर जमीन से जुड़ा हुआ है। अब जमीन पर क्या क्या होता है बता सकते हो, जमीन पर क्या क्या होता है, सड़क होती है, ठीक है, पहाड़ होते हैं, मैदान होते हैं, हाँ या ना, होते नहीं होते डियर। तो इस तरीके से। और अगर पूछेगा बायोस्फीयर क्या है, अगर आपसे पूछेगा जैवमंडल क्या है, इन तीनों को टोटल कर दोगे तो उसे बोलेंगे जैवमंडल। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि बायोस्फीयर क्या, आपको नहीं पता, आप इन तीनों को प्लस लिख दो, लिथोस्फीयर प्लस एटमोस्फीयर प्लस
हार्डोस्फीयर इज इक्वल टू बायोस्फीयर। तीनों का टोटल होगा तो बायोस्फीयर बनेगा। ये नेचुरल थे, क्या थे? नेचुरल थे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ह्यूमन मेड, इंसान ने क्या क्या बनाया है भाई, इंसान ने क्या क्या बनाया। अब इंसान ने इन तीनों पे चीजें चलने वाली बनाई है, बता दो। बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, हिंदी में देख लो सड़क, पुल वगैरह, बांध वगैरह, हाँ है ना। अब इंसान क्या है अपने आप में? इंसान भी तो पर्यावरण का घटक है। इंसान ने क्या करा? एक अकेला व्यक्ति हो गया, फिर उसका परिवार हो गया, थोड़ा बड़ा हो तो समुदाय बन गया, फिर धर्म, शैक्षिक, शिक्षा, एजुकेशन, आर्थिक और पॉलिटिकल, ये कैसे देश को चलाना है। ये सारे ह्यूमन के कॉम्पोनेंट हैं। समझ में आ रहा है? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, ये जो ये कलरफुल चीजें होती है ना, बच्चे इसको कलर में रख देते हैं। अब बायोटिक मतलब होते हैं जो जिंदा होते हैं, बस इतना रख लो। अबायोटिक जो जिंदा नहीं होते, लेकिन ये दोनों नेचुरल होते हैं। बायोटिक में कौन आएंगे? प्लांट और एनिमल आएंगे। अबायोटिक में लैंड आएगी, ठीक है, लैंड आएगी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे आप बता सकते हो इसमें फॉरेस्ट बोल सकते हो, फॉरेस्ट, ठीक है। और रोग लिख दो। अब फॉरेस्ट के अंदर अगर जीव जंतु है, पेड़ पौधे, तो जिंदा हो गए, है ना। तो आप इसका एग्जाम्पल लिखो ही मत, जो कंफ्यूजन वाला हो, ठीक है। क्योंकि उसमें फॉरेस्ट के अंदर हमें क्या बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे हमें जमीन दिखाई देती है, तो वो क्या हो गई? अबायोटिक में हो गई, तो लैंड का एग्जाम्पल ही हो जाएगा। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल आप रोक लिख दो, लैंड लिख दो, वाटर लिख दो, सोयल लिख दो, इस तरीके से, ठीक है, अबायोटिक में हो जाएगा। तो मैंने आपको एनवायरमेंट बता दी, आपको ये वाला बता दिया। अब आ जाओ लिथोस्फीयर। देखो वही चीज दोबारा से बता रहे हैं, ये लिथोस्फीयर। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर आप बताओगे जो हार्ड होती है लेयर, जो धरती की हार्ड लेयर होती है और टॉप लेयर होती है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। अब हिंदी में एक बार देख लो, जीवीय और अजीवीय क्या है। जीवीय मतलब जो जिंदा होते हैं, जैसे पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। अजीवीय जो जिंदा नहीं होते, जैसे स्थल हो गया, मिट्टी हो गई, पानी हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछेगा कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो बोलोगे जो पृथ्वी की ठोस कठोर परत होती है ना, पूरा पूरा मत लिखो, मेन पृथ्वी की जो ठोस परत होती है, जो ऊपर की परत होती है, उसे स्थल मंडल कहते हैं, जिसमें खनिज, चट्टान, मिट्टी वगैरह पाई जाती है, हाँ या ना। और ये पिक्चर देख लो, ध्यान से देख लो, ये देखो, ये जलमंडल हो गया, ये स्थल मंडल हो गया, ये वायुमंडल, तीनों को मिला तो जयमंडल। ये मैंने आपको बताया ना बायोस्फीयर, यहीं पर बहुत सी चीज बता दी इसमें, ठीक है। और उसके बाद आगे देखो, ये जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, जहां पर डोमेन ऑफ वाटर होता है, जो डोमेन ऑफ वाटर होता है, हाँ है ना। फिर अगर आपसे पूछेगा वायुमंडल किसे कहते हैं, तो बोलोगे पृथ्वी की जो चारों फैली हवा है, जो पतली परत है हवा की, उसे वायुमंडल कहते हैं। ये लिखा था एटमोस्फेयर क्या होता है? पतली हवा की जो परत है चारों ओर, उसे हम एटमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? एक बार दोबारा से बता रहा हूँ ताकि एक बार में याद हो जाए, ठीक है। और जयमंडल किसे कहते हैं? जिसमें पौधे और जीव जंतु रहते हैं, जहां पर जीवन है, जहां पर जीवन है, उसे हम, पृथ्वी के उस एरिया को हम जयमंडल कहते हैं। और अच्छे से बताओगे तो बताओगे जहां स्थल, जल और वायु मिल जाती है और जीवन संभव होता है, उसे हम जयमंडल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखो, अगर आपसे पूछेगा बायोस्फीयर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? बोलोगे जहां लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट होते हैं, जहां लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट होते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में। अगर एग्जाम में आ जाए इकोसिस्टम किसे कहते हैं, पता है इकोसिस्टम किसे कहते हैं? ये एग्जाम में आ रहा था पारितंत्र किसे कहते हैं, ये लिखा हुआ है, परिभाषा पूछ लेगा, परिभाषा लिखेगा, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। तो पारितंत्र का मतलब होता है जिसमें जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसमें जैव और जैव दोनों होते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में याद रख लो, इकोसिस्टम किसे कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग अट्रैक्ट होती है, इंटरेक्ट होती है, वर्क करती है, ठीक है, और लाइफ को पॉसिबल बनाती है, लाइफ को पॉसिबल बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आ जाता है बार्टर सिस्टम क्या होता है। अगर आपसे पूछेगा बार्टर सिस्टम क्या होता है, अगर आपसे पूछेगा वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय, आप बताओगे जो वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं, उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। When goods are exchanged for goods, when goods are exchanged for goods, जैसे आपने ये मोबाइल है, इस मोबाइल को किसी को दे दिया, बदले में से पेन ले लिया, तो आप वस्तु के बदले वस्तु ले और दे रहे हो ना, तो उसे बोलेंगे वस्तु विनिमय। ये लिखा, वस्तु विनिमय में पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, ये लिखा। बार्टर सिस्टम में
पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रेड तो होता है लेकिन पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? और इंसान पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है बता दोगे? इंसान पर्यावरण को कैसे नुकसान, पोल्यूशन फैलाता है, अन्य प्रकार की मतलब पेड़ों को काटता चला जा रहा है, पोल्यूशन फैलाता चला जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि इंसान ने पर्यावरण को बदल दिया, तो कैसे बदल दिया है? तो आप बोलोगे इंसान जैसे जैसे डेवलप हुआ है, उसने स्किल डेवलप किया, एजुकेशन डेवलप किया, ठीक है, उसने क्या करा, अपने एनवायरमेंट में बहुत से पेड़ों को काट दिया है, बिल्डिंग्स वगैरह लगा दिए एजुकेशन की वजह से, और लालच की वजह से इंसान ने बहुत सी चीजें अपना बना के लिखना। और फिर अगर ये पूछे पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर क्यों है, देखो अगर आ जाए प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हैं, तो पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर कैसे निर्भर है बता दोगे? कि पौधे द्वारा जो बनाया हुआ मतलब सामान होता है, ये जो चीजें होती है वो जानवर यूज करते हैं, और जानवर द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होता है या बहुत सी चीजें होती है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब पौधे जो है पत्तियां वगैरह उसे जानवर खा रहे हैं, और जानवर के द्वारा जो अपना वेस्ट मटेरियल निकाले जा रहे हैं उसे पौधे यूज कर रहे हैं, हाँ या ना? इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर निर्भर होता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन है छोड़ के नहीं आना, अच्छे से बना के लिख के लाना। अगर पूछेगा मानव निर्मित 4 चीजें बताओ, तो बता दोगे 4? मानव निर्मित कौन कौन सी 4 चीजें होती है? जैसे आप सड़क बता सकते हो, आप बगीचा बता सकते हो, ठीक है, भवन बता सकते हो, इस तरीके से कुछ भी बस सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा डिटेल में बताया, मैंने बताने की कोशिश किया। अब अगले चैप्टर देखते हैं। देखो अगर एग्जाम में बोलेगा कि अर्थ की वो कौन सी लेयर है जिसने कंबल की तरह सबको ओढ़ रखा है, तो उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये लाइन लिखे आएगी तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा, नहीं तो पूछेगा एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके, वो लिख दो या आप ये लिख देना। तो ये लाइन बहुत बार लिखी हुई है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से जो घिरी होती है उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्या आपको पता होना चाहिए? नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन 21% है। आर्गन 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये आपको याद रखना। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है हमारे पर्यावरण में? नाइट्रोजन गैस। अगर एग्जाम में पूछे ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे धरती के ताप का बढ़ते चले जाना। जब धरती का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अगर आपसे पूछे ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, तो आप बताओगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि दूसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आ गई। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धरती को गर्म करने में मदद करती है, लेकिन ज्यादा गर्म हो जाएगा तो नुकसान कर देगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी और इससे क्या होगा? ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो बहुत से देश पानी में डूब जाएंगे। अगर एग्जाम से आपसे पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान बताओ, तो बता दोगे ना धरती का ताप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, अनेक प्रकार की समस्या पैदा हो जाएंगी। जहाँ पानी होगा, ठीक है, जहाँ बारिश होगी वहाँ बारिश में होना बंद हो जाएगी, क्योंकि जहाँ ग्लेशियर है वो पिघलने लग जाएंगे। बना के लिख दोगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, ये तो मैंने समझाया ना, तो इसलिए मैंने बता दी समझ में। और ये आपको मैं बता चुका हूँ एटमॉस्फेयर की 5 लेयर, तो आपको याद होनी चाहिए। पहली कौन सी होती है? शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। ये लाइन से लगाने को आएगी, आप कर दोगे ना लाइन से लगाने को, ठीक है। कितने किलोमीटर MCQ में आएगा बता दोगे ना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। देखो मौसम दिन प्रतिदिन होने वाली घटना, बोलोगे हमारे पर्यावरण में जो दिन प्रतिदिन होने वाली जो घटना है उसे मौसम कहते हैं। और जलवायु बोलोगे लगभग 30 वर्ष का औसत मौसम, 30 वर्ष का औसत मौसम जो होता है वो जलवायु कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपसे पूछेगा वेदर किसे कहते हैं, तो बोलोगे डे टू डे चेंज इन अवर सराउंडिंग, इन अवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड वेदर। और अगर क्लाइमेट पूछेगा तो बोलोगे एवरेज 30 इयर्स वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट 30 साल का एवरेज होता है लगभग, जबकि वेदर जो होता है वो जैसे अभी सुबह ठंड लग रही थी, दोपहर को गर्मी लगने लग गई, तो ये वेदर है जो बार बार बदलता रहता है। उसके बाद देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है कि मौसम हो या जलवायु हो, इसको कौन प्रभावित करता है। मतलब आप देखो कुछ इलाके ऐसे होते हैं पूरा साल सर्दी वाले रहते हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं पूरा साल गर्मी रहती है। जैसे केरल में चले जाओ गर्मी रहेगी, जम्मू कश्मीर में चले जाओ वहां ठंड रहेगी। आखिर कौन से कारण है जिसकी वजह से गर्मी या सर्दी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो पहला होता है तापमान कैसा है वहां पर। देखो तापमान मोस्ट इम्पोर्टेंट है
एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्मन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे आत्मन को, इंसोलेशन को भूल जाते हैं। तो इंसोलेशन क्या होता है? जो सोलर एनर्जी आती है ना, जो पृथ्वी रोक लेती है, उसे इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि वेदर और क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, तो आप बताओगे एक टेम्परेचर है, उसमें आप इंसोलेशन बता देना। ठीक है, आप एयर प्रेशर बता देना, आप विंड बता देना। अब देखो ये जो है ना, इसमें डीपली पूछेगा तो वो तो अब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर अगर कुछ चीज हमें काम की मिल जाए तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनते हैं, क्योंकि उस समय हवा का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, तो उससे बचने के लिए। ठीक है, नहीं तो उनकी नसें को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और वो फट भी सकती है। ठीक है, और अब ये सुनो, ये देखो, ये तो मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछेगा तापमान, आतपन, वायुदाब, पवन, ये किसके कारक है? जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पवन। जो पवन है ना, जो पवन पता है किसे कहते हैं? देखो, एक होता है वायु, एक होता है पवन। जो बहती हवा होती है ना, वो पवन होती है। उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं, ये याद रखना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, उसे पवन कहते हैं। ये बच्चे ना सही से बताते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जो बहती हवा होती है ना, वो होती है विंड। और कैसे बहती है? हाई से लो की तरफ बहती है। सिंपल सी बात है, हर चीज हाई से लो की तरफ जाएगी। अगर एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो लोग कम, जहाँ पे भीड़ होगी वहां जाना चाहेंगे ना, वही होता है। और 3 प्रकार की आपको विंड याद रखनी है, ये मोस्ट मॉडरेट, और ये पिक्चर आएगी तो आपको पूरा बताना होगा कौन सी जगह में क्या है। तो 3 प्रकार की लेयर जो याद कर लो, मतलब हवा में कौन कौन सी है? एक परमानेंट विंड, एक सीजनल विंड और एक लोकल विंड। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना, तीनों याद कर लो। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आप पॉइंट याद कर लो। ठीक है, तो ये देखो, एक होती है स्थानीय पवने, मौसमी पवने और स्थानीय। वैसे तो आसान है। स्थानीय पवने कौन सी होती है? व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने स्थायी पवने होती है। एग्जाम में पूछेगा कि व्यापारिक पवने और पूर्वी पवने को क्या बोलते हैं? स्थायी पवने कहते हैं। और मौसमी पवने जो होती है, जो हमेशा दिशा बदलती रहती है। और स्थानीय पवने जो किसी एक विशेष जगह पे पाई जाती है, जैसे समुद्र से स्थल की ओर जा रही है, स्थल से समुद्र की ओर जा रही है। जैसे लू हो गई, लू, लू पता है ना लू किसे कहते हैं? जो गर्म हवा चलते तो लू कहते हैं। जो गर्मियों में लू चलती है ना, लू, वो होते हैं लू, गर्म हवा। तो इंग्लिश में भी लू ही है, ये लू। कहाँ बहती है? नॉर्थर्न प्लेन में, इंडिया के। ठीक है, उसके बाद देखो रेनफॉल कौन कौन से होते हैं। ये देखो आर्द्रता, ये भी कारण है। तापमान, मतलब अभी देखो सुनो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मौसम और जलवायु, तो एक हो गया तापमान, एक हो गया वायुदाब, एक हो गया पवन, इनके अंदर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, और एक हो गया आर्द्रता। तो अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आप 2-2 पॉइंट बता देना इसमें। नहीं तो किसी को अकेला पूछ सकता है। और ये आर्द्रता मतलब हवा के अंदर पानी कितना मौजूद है। ठीक है, तो इसमें आपको यह रहना, इसमें वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, एक सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये इंपोर्टेंट याद है। और जो जेट हवाई जहाज, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह छोड़ते हैं, इनके ऐसा एक्चुअली में वो धुआं होता है, वो नमी से संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अगर पूछेगा ना कि सफेद धुआं क्यों छोड़ देते हैं, तो बोले वो धुआं संघनित हो जाता है और इसलिए हमें कुछ देर तक दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे ना चैप्टर पढ़ते नहीं डीपली, फिर नंबर कहां से लाएंगे? समझ आ गई? और देखो वर्षण में, वर्षण मतलब जब बारिश होती है तो किस रूप में होती है? हिम के रूप में, वृष्टि, ओले के रूप में, और बारिश के रूप में तो होती है। तो ये याद रखना इस चीज को। ठीक है, हेल हो गया, स्लीट हो गया, स्नो हो गया। अगला चैप्टर हम बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला है हमारा ये वाटर वाला। तो देखो वाटर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में आएगा। पानी को बचाने के तरीके बताओ, पानी वाली क्यों जरूरी, पानी का संरक्षण। देखो संरक्षण वर्ड लिखा रहता है, बच्चों को पता नहीं होता संरक्षण होता क्या है। संरक्षण होता है बचाना, कंजर्व, कंजर्व मतलब बचाना। पानी को कैसे बचा सकते हैं? और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताएगा। ठीक है, और ये मैप आएगा आपके एग्जाम में, तो मैप अच्छे से कर लो। ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, ये सब कहाँ पर है। ठीक है, और लास्ट ईयर के पेपर में देखो कौन सा आया था, उससे भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये यांगी, कैस्पियन सागर और ये दोनों भी नदी, ये सब आप एक बार देखो।
ठीक है, अब पानी का इस्तेमाल किस किस चीज के लिए होता है, सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है, और सबसे ज्यादा पानी कहाँ पाया जाता है, आप ये बता देना। महासागरों में सबसे ज्यादा पानी है। और पीने लायक पानी कितने परसेंट है धरती पर? पीने लायक पानी बहुत कम है धरती पर, 2% के आसपास है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट सुन लो, बच्चे ये नहीं बता पाते, एक होता है लवण जल, एक होता है अलवण जल। देखो, एक होता है सोल्ट वाटर और एक होता है नॉन सोल्ट वाटर। मतलब एक होता है नमक वाला पानी और एक होता है जिसमें हम पानी को पी सकते हैं। देखो, एक होता है सोल्टी वाटर और एक होता है नॉन सोल्टी वाटर। तो आप बता सकते हो कि कौन सा पानी है जिसमें सोल्ट नहीं होता? देखो, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, देखो नॉन सोल्टी को बोलेंगे फ्रेश वाटर, मतलब जो पीने लायक पानी होता है ना उसे फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो बताओ फ्रेश वाटर कहाँ से पीते हैं? रिवर से, पॉन्ड से, स्प्रिंग से, ग्लेशियर से। और नमक वाला पानी कहाँ पे होता है? समुद्र में होता है, झीलों में होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अगर आपसे पूछेगा नॉन सोल्ट वाटर कौन सा, तो बता दोगे। फ्रेश वाटर कौन सा होता है और सोल्टी वाटर कौन सा होता है? लवणीय जल, लवणीय मतलब लवण, नमक वाला। तो नमक वाला जल कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है। ठीक है, और ताजा पानी कहाँ पाया जाता है? ताजा पानी नदियों में पाया जाता है। ठीक है, कुओं में मिल जाता है, और जो बारिश का पानी होता है उसमें मिल जाता है, और ग्लेशियर में मिल जाता है। ठीक है, अब इस पर जैसे पैसेज आएगी तो आपको बताना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन कम है, तो आप बता देना अगर आएगी तो। ठीक है, ये थोड़ी स्टडी आप इसको खुद करना, इसमें बहुत आसानी है कि पानी का क्या महत्व होता है, पानी हमारे किस काम आता है, और ये आ जाता है क्वेश्चन कि तरंग किसे कहते हैं। ठीक है, देखो यार, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, ये देखो उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, तो उसे तरंग कहते हैं। ये बच्चे तरंग नहीं बता पाते, बताओ। ठीक है, तरंग समझ में आया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं तरंग? जब महासागरीय धाराओं में पानी ऊपर उठता है नीचे गिरता रहता है, ये लिखा। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली, दे आर कॉल्ड वेव्स। और अगर आज सुनामी किसे कहते हैं, और सुनामी कहां से वर्ड लिया गया है? ये जापान से लिया गया। ये एग्जाम में बहुत बार आया क्वेश्चन, सुनामी कहां से लिया गया? जापान से लिया गया, और जिसका मतलब हार्बर। ठीक है, हार्बर वेव्स, मतलब जो समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े वेव्स आती है ना, वो। अब एग्जाम में वेव्स किसे कहते हैं? तो मतलब वेव्स जो होती है आर फॉर्म व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब विंड स्क्रैप हो जाती है, देखो जब समुद्री सतह पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न हो। अगर आपसे पूछेगा सुनामी कहां से वर्ड लिया गया, तो आप बताओगे ये जापानीज वर्ड है। और हार्बर वेव इसका मतलब होता है। वेव की डेफिनेशन तो आपको बता ही चुका हूं मैं, कि जब वाटर सरफेस का ओशन का ऊपर बढ़ता है और नीचे गिरता है तो उसे हम वेव कहते हैं। हाँ या ना, ये आपको बता दिया। ठीक है, सुनामी समझ में आ गया। अब सुनो, सुनामी कब होगी? जब ज्वारीय तरंगे 15 मीटर तक ऊंचाई पर उठेंगी, और इनकी स्पीड पता कितनी होती है? 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज होती है। ठीक है, और सबसे विशाल सुनामी आई थी 150 मीटर ऊपर, ओए, और 2004 में आई थी भारत में। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा कि 2004 में कौन सी डूब गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? इंदिरा पॉइंट, याद रखोगे? ठीक है, ये याद रखना, इंदिरा पॉइंट जो है वो डूब गया था। ये रहा, अंडमान निकोबार में, आइलैंड में सबमर्ज हो गया था सुनामी में। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये बच्चे डीपली याद करते नहीं है ना, फिर एग्जाम में नंबर कैसे लाएंगे? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब टाइड सुन लो, द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। टाइड वो होता है जो एक दिन में 2 बार निकलते हैं। देखो एग्जाम में टाइड कितनी बार होता है? 2 बार उठता है। 2 बार का नियम होता है, जब महासागर का जल 2 बार उठता है, ऊपर की ओर नीचे की ओर, ऊपर की ओर नीचे की ओर, 2 बार। एक बार सुबह जब सूर्य निकलता है, एक बार शाम को जब सूर्य ढल जाता, तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर उठने को क्या बोलते हैं? ज्वार। नीचे गिरने को बोलते हैं भाटा। ये ग्रेविटी की वजह से होता है। ये लिखा, ज्वार कब होगा? जब ऊपर उठेगा, और भाटा कब होगा? जब नीचे की ओर गिर जाए। ये एग्जाम में आएगा तो बता दोगे ज्वार भाटा, ये रहा। ठीक है, ऊपर उठना और नीचे गिरना। ठीक है, और ज्वार भाटा क्यों आता है ये आपको पूरी टेबल ये बना के दिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं देखो, आपसे पूछेगा ठंडे पानी की धारा का नाम बताओ, कौन सी बहती है? गर्म पानी की धारा कौन सी होती है? तो ये इसमें लिखा हुआ है, आप इसमें देखो ध्यान से। ठंडी धाराएं ध्रुवों और उच्च अक्षांशों से उच्च कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है, रखना, ये रटना पड़ेगा आपको। और लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं, ये एग्जाम में आएगा
कि गल्फ स्ट्रीम धारा कैसी होती है, गर्म या ठंडी, तो आपको बताओगे गर्म होती। सुन रहे मेरी बात? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद करनी है। ठीक है, देखो महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है, तो महासागरीय जो धारा होती है वो गर्म भी होती है और ठंडी भी। ठीक है, और सुनो सुनो सुनो, कुछ ऐसी भी जगह होती है जब गर्म और ठंडा दोनों मिल जाता है, और जहां गर्म और ठंडा मिलता है ना, वहां कोहरे वाला मौसम बनता है, और वहां पे नाव चालन में बाधा उत्पन्न होती है, पर नाव चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है वहां। ठीक है, और एक और फायदा इसका, गर्म और ठंडा जब मिलेगा ना, वो मछलियां बहुत ज्यादा होंगी। जिस स्थान पर गर्म या शीत जलधारा मिलती है वहां पर मछलियां बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ठंडी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आएगा मछलियां कहाँ पर होती है, तो गर्म और ठंडी जलधारा दोनों मिल जाती है वहां पर। समझ में आ गया? ठीक है, और ये याद रखोगे। अब ये मत करना भी सर आपने इंग्लिश में नहीं बताया, देखो थोड़ा दोनों में समझा रहा हूँ। ठीक है, और अगर हिंदी में बोले तो ये नहीं कि इंग्लिश में सुनेंगे नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिशिंग जो होती है वार्म एंड कोल्ड जो करंट होगा वहां पर ज्यादा होती है, और इसका नुकसान क्या, फायदा तो यह है कि मछली बहुत होंगी, नुकसान यह है कि यहाँ पर नाव वगैरह जो होते हैं, नेविगेशन वगैरह, ये बहुत दिक्कत होती है, ये नहीं हो पाती, क्योंकि फोगी वहां पर एनवायरमेंट हो जाता है। ठीक है, और कहाँ पर पाया जाता है, अगर पूछेगा जब गर्म ठंडा है तो जापान बता देना, ईस्टर्न कोस्ट बता देना, नॉर्थ अमेरिका बता देना, ये यहाँ पर जो है। अब जैसे मैंने कुछ हिंदी में बताया, कुछ इंग्लिश में बताया। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और गर्म ये लैब्राडोर ओशन जो है वो कोल्ड करंट है, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर देना चाहो तो टीचर दे सकता है। ठीक है, सुनो अब फटाफट नेक्स्ट चैप्टर देख लो, ये वाला है आपका चैप्टर 6। तो देखो चैप्टर 6 जो है ना, ये हमारा जो एनवायरमेंट है ना, जो हमने बहुत सारी क्रियाएं करी हैं, बहुत सी चीजें बनाई हैं, और जो प्रकृति में रह रहे हैं उसकी क्या खास बात है उसके बारे में बता रखे हैं। तो जैसे आप एक तो मैप ये वाला कर लो, दक्षिण अमेरिका का पूरा मैप अच्छे से कर लो, एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका की पूछेगा विशेषताएं बताओ, और ये फाइनल टर्म में तो ज्यादा आएगा इसमें से। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछेगा सहायक नदी किसे कहते हैं, आप बताओगे जैसे बड़ी नदी है, इस बड़ी नदी में जो छोटी नदी मिल जाती है ना, तो उसको और बड़ा कर देगी, और बड़ा कर देगी। तो जो छोटी नदियां बड़ी नदी में मिलती हैं उसे सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछेगा ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, जो स्मॉल रिवर मेन रिवर में आके, ठीक है, मिल जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और अगर पूछेगा मेन रिवर किसे कहते हैं, जिसमें छोटी नदी आके मिलती है उसको मेन रिवर कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैप करोगे। और अगर अमेजन के बारे में आगे विशेषता बताओ, तो अमेजन का क्लाइमेट बताना पड़ेगा आपको, उसके कुछ जानवर बता देना, वहां पे रेन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब बहुत बारिश ही बारिश होती रहती है, वहां पे कौन से जानवर पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल वगैरह पाए जाते हैं, क्या आपको बताना पड़ेगा। और रेन फॉरेस्ट के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, वो शिकार करते हैं, मछली को पालते हैं। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये मेन में दो दो तीन चार बातें याद रख लो, कि अगर पूछेगा कि अमेजन बेसिन के बारे में 4 बातें मेन में बताओ, तो आप बता दोगे। अब इसका जैसे एक फेमस क्वेश्चन है कि जो चींटी खाने वाला जानवर है वो कौन सा है, टेपिर। कौन सा है, टेपिर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अरे देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट और चीज सुन लो, अगर आपसे पूछेगा कि स्लैश एंड बर्न क्या होता है, पता है क्या होता है स्लैश एंड बर्न? इसमें क्या होता है कि जो जंगल में जाने वाले जीव जंतु होते हैं ना, जंगल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो ना अपना एक जंगल का इलाका जलाते हैं। ठीक है, उस जलाने के बाद उसको साफ करके फिर वहां पे खेती करते हैं, फिर उसके अगले इलाके में चले जाते हैं, तो इसको बोलेंगे कर्तन दहन प्रणाली, जिसमें कुछ इलाका जलाया जाता है, फिर साफ किया जाता है, फिर उसके बाद खेती की जाती है। इस तरीके से वो प्रक्रम चलता रहता है, तो इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न फार्म। समझ में आ गया? इसमें पहले इलाके को जलाया, फिर उसे साफ करके उस पर खेती करी, फिर आगे चले गए, ऐसे वो बदलते रहते हैं। ये देखो जैसे दे रखा ना, ये देखो, पर इससे क्या होता है, वनों को विनाश हो जाता है, क्या होता है, जो जंगल होते हैं मेन कट जाते हैं। फिर ये भारत के बारे में है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की खास बात क्या है, तो आपको जैसे अमेजन में कौन सी नदियां थी, आपको इसमें बताना पड़ेगा कौन कौन सी अमेजन की नदियां हैं। ठीक है, और अमेजन नदी है, अमेजन बेसिन की अमेजन नदी है सबसे इम्पोर्टेंट, और उसकी सहायक नदियां होंगी जो जिसमें ये लिखा कि कहाँ कहाँ से बहती हैं, ये बता रखा है, बाकी इसको देखना आप। ठीक है, और भारत के बारे में पूछ ले कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, गंगा की, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है, घाघरा, चंबल, गंडक, कोसी, सोन नदी। ठीक है, और सोन नदी जो है ना बिहार की, एक तरह से
दुखदायी नदी मानी जाती है, क्योंकि कोसी नदी होती है, सॉरी वो कोसी नदी होती है जो काफी बिहार में बहुत ज्यादा मतलब बाढ़ आ जाती है उसकी वजह से। और अगर पूछ ले कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो आप बताओ गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पर पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये भारत के बारे में। और अगर आपसे पूछेगा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं ना, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे बोलेंगे। और ये ट्रिब्यूटरीज है कोई गंगा की, ठीक है, ये घाघरा, सोन नदी, चंबल नदी, गंडक नदी, ये गंगा की सहायक नदियां जो गंगा को और बड़ा कर देती है। और गंगा नदी कहाँ पर अपना पानी गिरा देती है, देखो गंगा यहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी है जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिराती है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कैश क्रॉप कौन से होते हैं, नकदी फसलें जिससे बहुत ज्यादा कमाई होती है, शुगर केन और जूट। बनाना जो है प्लांटेशन है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी फसल पाई जाती है आपको इसे बताना पड़ेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपको बता दिया कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। तो उत्तराखंड में कितना है 189, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 1029 है, बिहार में 1102। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कब आ जाते हैं, आप बता दो बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि अलग अलग चीज जानते हो, अपने एनवायरमेंट को अलग अलग तरीके से कैसे अपना लेते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट वैसा होता है, वहाँ की जलवायु, वहाँ का खान पान, वहाँ का व्यवहार, किस तरीके से वहाँ का रहन सहन, क्लाइमेट वगैरह वगैरह बता दें। ठीक है, अब गंगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बता देना। अगर वो पूछेगा कि ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे पर है, तो यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये ऐसे तो क्वेश्चन डीपली पूछता है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। काजीरंगा कहाँ पर है, काजीरंगा असम में है। ठीक है, इस तरीके की चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसकी ना इंडेक्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और झीलों के क्या फायदे, नदियों के क्या फायदे हैं, नदियां जल के स्रोत होते हैं, पानी प्रदान करती हैं, नहाने के समय के फैक्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, नाव चलाने के लिए यूज किया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, और पैटर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटन मतलब लोग घूमने आते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है कि जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे पर है, यमुना नदी में। दिल्ली में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। ठीक है, तो डियर मैंने समरी बताने की कोशिश की है। बाकी टूकन क्या है, एक पक्षी है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारे अच्छे से सारे एमसीक्यू कर लेना, क्योंकि ये लास्ट के जो चैप्टर ना, ये इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप करना है। अब ये समझाता हूँ कि वर्षावन लुप्त क्यों हो रहे हैं, बोलोगे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, लोग जंगल को काटते चले जा रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री लगती चली जा रही है, इसी वजह से वर्षावन लुप्त होते चले जा रहे हैं। और जो ग्लेशियर है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ती चली जा रही है, तो बारिश कम हो रही है, इस तरीके से। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में धान की कृषि क्यों होती है, बोलोगे धान की कृषि इसलिए होती है गंगा ब्रह्मपुत्र में क्योंकि जलवायु अनुकूल है। ठीक है, जमीन उपजाऊ है, और इस तरीके से बना बना के लिख देना। ठीक है, मैंने मेन आपको बता दिया समरी में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेन फॉरेस्ट जो डिप्लेट क्यों हो रहे हैं, मतलब कम क्यों हो रहे हैं। तो बोलोगे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लोग जो फॉरेस्ट को कट करते चले जा रहे हैं, फैक्ट्रीज इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। और पैडी जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में क्यों ग्रो किया जाता है, तो आप बता दोगे पैडी इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट फेवर में है। ठीक है, और जो है वो प्लेन एरिया है, मतलब देखो अगर पहाड़ होगा तो कैसे उगेगा। ठीक है, और वहाँ की जो सोयल है वो क्या है, हेल्थी सोयल है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी है, इस तरीके से। ठीक है, बाकी ये भी एक बार पढ़ लेना झील के बारे में। तो डियर, और ये डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र में कौन सी मतलब जीव पाया जाता है, डॉल्फिन। तो यहाँ पूछेगा डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में आदमी मिलता है, और स्थानीय भाषा में सूसू कहा जाता है। ठीक है, और अगर सूसू का मतलब पूछ ले तो आप बताओगे अंधी डॉल्फिन, अंधी डॉल्फिन। ठीक है, तो इतना ही था क्लियर। और क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए डॉल्फिन का भी जीवन खतरे में पड़ गया। कोई भी क्वेश्चन बना के आप लिख देना कि जल प्रदूषण बहुत हो रहा है, इसलिए जीव जंतु का जीवन खतरे में पड़ता चला जा रहा है। तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।